नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। आपने काफ़ी सारे लोगों ने उस नोटिफिकेशन को देख भी लिया होगा। 79 के अप्रोक्स उसमें पेजेस हैं। अब सारे पेजेस को आप रीड आउट करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट डिटेल्स इनकी कैप्चर्स करिए और मैं आपके साथ वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें हम बात करेंगे कि इनकी फार्म खुलने की तारीख कब रहेगी, फार्म की आखिरी तारीख क्या रहेगी, फीस जमा कराने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि किसी ने 10वीं की हुई है, 12वीं की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, ITI की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो कैसे कैसे इस फार्म में लागू होंगी, उन सारी चीज़ों के बाद हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा। और जो आपकी कैटेगरीज है, जैसे पहले SC थी, ST थी, तो अब नए रूल के हिसाब से उनको नए चेंजेज के साथ ये फार्म भरना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जिन्होंने पहले फार्म भरा था अब फार्म भरना है नहीं भरना है, उसके सारी बातें हम करेंगे। अब चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये फार्म की डिटेल्स क्या क्या है। मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट में PDF को तैयार किया है, आप एक बार इसको चेकआउट करें। मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि कैसे कहाँ पर क्या है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट डेट्स एट ग्लैंस, यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन की ये नोटिफिकेशन कब आया है, तो 26/5/2025 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे। उसके बाद आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो रहेगी 28/5/2025। इस तारीख से आपके फार्म खुलने शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 12/6/2025, यानी कि आपको अप्रोक्स 14 दिन के आसपास का समय मिलेगा अपना फार्म भरने के लिए। अब फीस की जो तारीख रहेगी, मान लीजिए आपने 12 तारीख को फॉर्म भरा और आपका फीस जमा नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से वेबसाइट स्लो होगी या जैसे भी रहा, तो आपको फीस जमा करने के लिए एक्स्ट्रा 2 दिन दिए जा रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख होगी 14/6/2025। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि BCA, BCB और EWS कैंडिडेट्स जो स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट हैं वो आपके जो इशू होने चाहिए वो 1/4/2025 को या उससे बाद जो जमा होंगे वो, और क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आपका वैलिड रहेगा। इसमें नीचे इन्होंने एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट इन्होंने बताया अभी 13/6/2024 के बाद का, या आपके फार्म भरने की क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है वैलिड तो आपका वो माना जाएगा। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी अभी इसमें डेट जारी नहीं किया है, इन्होंने लिखा है अभी हम जल्दी जारी करेंगे। SC और PWBD और स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको भी अपना सर्टिफिकेट इशू करा लेना है क्लोजिंग डेट से पहले पहले का। एग्ज़ाम के बारे में भी इन्होंने अभी कोई नोटिफिकेशन में नहीं बताया कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, अभी ये चीज़ें चर्चा में है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी ऑल एप्लीकेंट्स नीड टू प्रोवाइड ऑल पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पोर्टल पर आपने अपने जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अपलोड करना है। जो CET 2022 में 5 और 6 नवंबर को जो आपका CET का रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो आपके पास पहले से है, तो आपको फार्म भरने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, आपका वो ही फार्म चलेगा। अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो आप करा सकते हो, पर बाकी CET का रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा। साथ के साथ जो अभी 12वीं पास की है जिन बच्चों ने 10वीं पास की है इस साल तो या पिछले साल की थी, तो आप अपना ये CET का रजिस्ट्रेशन नया करा सकते हैं। इसमें आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल को अपलोड कराना है, फोटोकॉपी मत अपलोड करना, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने फोटोकॉपी अपलोड कर दी थी, बाद में फिर उनको दिक्कत आती है क्योंकि बोर्ड इस चीज़ को अब नहीं मानेगा। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है ओरिजिनल आपको स्कैन करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके बारे में क्या है। अब इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे जिक्र किया है, तो इन्होंने लिखा है अभी 10th +2 और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास है तो फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन CET फॉर ग्रुप C एंड ग्रुप D। ग्रुप D वाले में तो आपको पता ही क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, पर मान लीजिए आपके पास 10th के बाद 12th के बाद और ग्रेजुएशन आपने की हुई है, मास्टर ग्रेजुएशन की हुई है, PhD काफ़ी लोगों ने की होती है, तो वो इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें इन्होंने पहला नोट 2 दिए हैं इन्होंने, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इन्होंने लिखा है एन एप्लीकेंट हु डज नॉट
पोजेस द CET मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं के पहले अगर आपने किया है यानी 8वीं 9वीं किया है तो वो उस फार्म को नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपका 10वीं का रिजल्ट या 10वीं की मार्कशीट आपकी क्लोजिंग डेट से पहले आ जाती है तो वो मानी जाएगी और आप उस फार्म को भर सकते हो, वो एक वैलिड रहेगा सपोर्ट आपके लिए। और इसके बाद इन्होंने लिखा है भी जो बच्चे जिन्होंने 10वीं किया है, 10वीं के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा या कोई ITI वगैरह या कोई और कोर्स किया है, वो तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग बाद में मैं आपको बताऊंगा। वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे 12वीं के, लेकिन उसके लिए भी उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो रूल्स की मैंने अलग से नीचे यहाँ पे PDF में इमेज अटैच की हुई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इक्विवेलेंट जिन्होंने की हुई है 12th के तो वो मानी जाएगी, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, ये मैं बात पहले ही क्लियर कर दूं। साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम का क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल सा रखा है। इन्होंने बोला है भी हम आपका 12वीं लेवल का एग्ज़ाम लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और आपका जो भी 10वीं 12वीं का जो भी सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। ये बाकी बेसिक सिलेबस तो आपको पता ही है क्या कुछ रहेगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा नोटिफिकेशन का, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न की बात की है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है भी हम 100 नंबर का पेपर लेंगे। पिछली बार 90 नंबर्स का हुआ था 90, और उसमें भी जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने रखा था वो अब वैलिड नहीं है, कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे लग चुकी है। आप अखबारों में भी ये चीज़ें डेली पढ़ रहे होंगे। तो अब की बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला भी हम 100 क्वेश्चंस रखेंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। लेकिन अब की बार क्वालिफाइंग मार्क्स जो पहले इन्होंने बाद में बताए थे भी इतने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अब की बार इन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेके आने होंगे, यानी कि 100 में से 50 नंबर लेके आने होंगे क्वालिफाइंग के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो SC BC EWS और बाकी जितनी भी रिजर्व में आएंगी, उन सबको 100 में से 40 नंबर लेके आने जरूरी है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा और 45 मिनट आपको एग्ज़ाम के में दिए जाएंगे। काफ़ी लंबा टाइम है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर जिन्होंने तैयारी की हुई है तो वो शायद 1 घंटे में पेपर कर दें, तो इन्होंने टाइम भी काफ़ी अच्छा दिया आपकी बार। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें चलते हैं क्या है। अच्छा, इन्होंने आगे क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताया है तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ। ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, भाई सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, दोनों लैंग्वेजेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में। OMR बेस्ड, यानी कि आपको गोले भरने होंगे जैसे कि पहले भरे थे। उसमें आपको 3 लेयर दी जाएगी, एक बोर्ड के पास रहेगी, एक आगे जाएगी और एक आपको मिलेगी। इसमें इन्होंने कहा कि अब की बार मान लो जो आप क्वेश्चन को भरोगे उसमें नेगेटिव मार्किंग हमने नहीं रखी है, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो उसमें एक 5th नंबर का जो गोला है जो इन्होंने बात की है यहाँ पे, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग ऑप्शन हैविंग फिल्ड इन केस कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ही यस शी विल नीड टू फिल 5th बबल ऑफ OMR शीट। यानी कि आपको 5वां ऑप्शन भर के आना होगा अगर आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते। वैसे ऐसा नहीं होगा, काफ़ी सारे बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई मान लो नहीं करना चाहे तो वो 5th गोला भर सकता है। अच्छा, इसमें जो अगर आप ये गोला नहीं भरते हो 5th वाला और आपने वो बिल्कुल क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया है तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसमें इन्होंने बोला है कि 1 नंबर हम आपका काटेंगे। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो ये नेगेटिव मार्किंग भी एक किस्म से रहेगी। इन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ के बारे में बता दिया है। अगर एज हम बात करें तो पहले की तरह ही 18 से लेकर 42 साल तक की उम्र इसमें रहेगी। पर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र 42 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो अपना रिजर्वेशन के थ्रू उस एज के, अगर 42 साल के बाद एज को वो भरना चाहता है रिजर्वेशन के थ्रू अपना फार्म भर सकता है। उसके लिए इन्होंने एनेक्सर यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स D दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने वो साथ में अटैच भी किया हुआ है, तो आप चाहो मैं बाद में दिखाऊंगा भी। अब एज लिमिट के बाद हम बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके BCA BCB और एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट होंगे, जो आपके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होंगे, EWS और आपका SC ST वाले में अब की बार काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। उसमें आपको जो नए सर्टिफिकेट आ रहे हैं OSC वाले वो आपको देने पड़ेंगे, वो पुराने वाले सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि उसके बगैर ये फार्म नहीं हो पाएगा। तो ये 1/4 से 2025 के बाद आप करा सकते हो, और क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपका सर्टिफिकेट इशू है तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब
यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि स्कैंड कॉपी ऑफ मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी 10th की तो आपको अपलोड करनी है, साथ के साथ फोटोग्राफ कैंडिडेट का अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ये भी आपको अपलोड करनी है। आधार कार्ड आप लेटेस्ट वाला ही यूज करें, और ई आधार अगर आप लेटेस्ट वाला यूज करेंगे तो उसमें आपके फार्म रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हो सके तो आप लेटेस्ट डेट का निकलवाएं, ताकि उसमें आपकी जो इनकम है और जो आपके उसमें डिटेल्स हैं, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की सारी डिटेल्स वो लेटेस्ट वाली आएँ। उस फार्म में जब आप भरोगे तो बाद में रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। नहीं तो बोर्ड आपके फार्म को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है अगर आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच होती है या गलत पाई जाती है। अच्छा, इन्होंने अंडरटेकिंग बताया। अंडरटेकिंग वो शायद वो पिछले वाला ही रहेगा भी, मेरे परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है। बाकी इसका एनेक्सर इन्होंने दिया है, और एनेक्सर का मैं देखता हूँ अगर आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। बाकी नोटिफिकेशन में एनेक्सर रहेगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आंसर की इन्होंने एक चीज़ और बताई है, जैसे मान लो लास्ट टाइम ऑब्जेक्शन वगैरह लगे थे तो आंसर अब की बार इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि जब हम एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद पोर्टल खोला जाएगा, उसकी एक टाइम लिमिट रहेगी, उस टाइम लिमिट के अनुसार ही आपको फार्म भरना है, अपने ऑब्जेक्शन मार्क कराने हैं। भी मेरे को इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, मैं ये क्वेश्चन करके आया हुआ हूँ और ये मेरा सही आंसर है, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अगर बोर्ड को लगता है कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है तो आपको नंबर उसके मिले जाएंगे। अब की बार इन्होंने बोला है कि पर ऑब्जेक्शन पे आपको 250 रुपये जो नॉन रिफंडेबल है वो फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। अगर आपका एक ऑप्शन गलत है तो 250 रुपये देने होंगे, 2 ऑप्शन गलत है तो 500 रुपये देने होंगे, 3 ऑप्शन गलत है तो 750। यानी कि आप जितने भी ऑब्जेक्शन मार्क कराएंगे, क्योंकि बोर्ड के पास भी देखो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन जाते हैं, अब बोर्ड भी देखता है उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो भाई बोर्ड ने अब की बार बोला कि भाई 250 रुपये लगेंगे, और 250 रुपये जो नहीं देगा उसको ऑब्जेक्शन चेक नहीं होगा, उसको ना ही नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ऑब्जेक्शन का जैसे आपने मार्क किया तो वो चेक करेगा, ठीक है। 250 रुपये इसलिए ले जा रहे हैं ताकि बच्चा बार बार इस तरह के ऑब्जेक्शन ना उठाए कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें इन्होंने क्लियर लिख दिया भाई राइट, हर एक ऑब्जेक्शन का हम 250 रुपये आपसे लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और क्या नई चीज़ आई है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इन्होंने जहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कहीं से किया, और जब उसने किया तो वो उस टाइम पे जो यूजीसी ने उसकी मान्यता थी वो वैलिड थी, हरियाणा सरकार में भी जो कॉलेजेस वगैरह थे वो मान्य थे, लेकिन बाद में जाके वो अभी ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, या उनको यूजीसी की मान्यता नहीं रही, या हरियाणा सरकार की तरफ से जो कॉलेजेस चल रहे थे, जो आपकी डिग्री वगैरह मिल रही थी, अगर उसकी मान्यता रद्द हो जाती है और आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे फार्म भरते हो, तो बोर्ड के पास पूरा अधिकार है आपके फार्म को रिजेक्ट करने का, वो आपका फार्म रद्द कर सकता है। आपको बड़े ध्यान से पहले ही चेक कर लेना पड़ेगा कि आपका कॉलेज वैलिड है या नहीं है। जैसे काफ़ी सारे लोगों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री किया हुआ है तो वो प्रॉपर एक वैलिड रहेगा, लेकिन काफ़ी लोग अलग अलग जगह से, देहरादून से, हिमाचल से, यूपी से डिग्री करते हैं और बाद में जाके वो कॉलेजेस ब्लैक लिस्ट हो जाती है या यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, और आप उस डिग्री के बेसिस पे फार्म भरते हो तो बोर्ड के पास पूरा अधिकार है आपके फार्म को रिजेक्ट करने का। अगर आप पेपर भी दे के आ गए, आप सब कुछ हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया, तब भी बोर्ड के पास अधिकार है कि वो आपके फार्म को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक वैलिड कागज़ नहीं है, आपके पास एक वैलिड डिग्री नहीं है। इन्होंने पहले से ही ये चीज़ें मेंशन कर दी है ताकि बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो, कोई भी स्टूडेंट ये ना बोल सके कि भाई देखो हमको तो पता नहीं था, हमने भर दिया। तो अब की बार काफ़ी अच्छे से नोटिफिकेशन इन्होंने डिज़ाइन किया है। और अब की बार एक नई चीज़ और इन्होंने डाली है, अभी एग्ज़ाम में जैसे मान लो धांधली होती थी, या मान लो एग्ज़ाम में कोई बच्चा कोई गलत शरारत करता था, किसी टीचर को परेशान करता था, या एडमिट कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करता था, तो अब की बार इन्होंने काफ़ी सख्त रूल बना दिए हैं। 2 साल से लेके 5 साल तक का सज़ा का प्रावधान भी है, और उस स्टूडेंट को मनमाना आगे पेपर भी ना दिया जाए। तो आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना अभी, जैसे टेकिंग अवे एनी एग्जाम रिलेटेड मटेरियल सच एज ओरिजिनल कमीशन ओ मार्कशीट, काफ़ी बच्चे भाई मैं तो दूंगा नहीं अपनी ओ मार्कशीट, लेके जाऊंगा घर पे। तो ऐसे में मतलब 2 साल का उन्होंने बोला है भाई सज़ा का प्रावधान है, भी हम आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, और बाकी जो भी बोर्ड की तरफ से वो फैसले लेंगे उसमें आपको देखना होगा। अच्छा, अगर आप वेन्यू को छोड़ देते हो अनइन्फॉर्म्ड, मान लो एग्ज़ाम चल रहा है, आप मान लो बीच में उठ के चल दिए, तब भी आपको वहाँ पे 2 साल का डेफरमेंट पीरियड
फेस करना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको सेंट्रल सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी आप गलत तरीके से कोई बात करते हो या आप कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करते हो जिससे मान लो वहाँ का जो एग्ज़ाम सेंटर का माहौल ख़राब हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने सारी ये दी हुई है। और एग्ज़ाम में अगर आप अपना ये इन्होंने देखो अब की बार लिखा हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, एडमिट कार्ड को या आप फोर्ज करते हो, गलत तरीके से पेश करते हो, आइडेंटिटी कार्ड को आप फोर्ज करते हो, तो उसमें भी इनका 5 साल का इन्होंने सज़ा का प्रावधान रखा है। भी हम 5 साल का रखेंगे। और अलग अलग चीज़ों में आगे इन्होंने अच्छा शेयरिंग एग्जाम टर्मिनल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स वगैरह, मान लो कोई भी बच्चा अगर वहाँ पे फ़ोन वगैरह लेके जाता है या जैसे भी हो रहा है वो अपने क्वेश्चन पेपर को बाहर शेयर करता है, लीक करता है, तो उसमें भी 5 साल का इन्होंने दिया है। साथ के साथ आपका जो इन्होंने बैरिड आइटम मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम में, तो वो एक पूरी लंबी लिस्ट इन्होंने दी हुई है, स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है भी आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाओ, जब भी आपकी तलाशी वगैरह हो, तो आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है। बाकी जब आप वहाँ पर अपना चेकिंग कराएंगे, वहाँ पे जो स्टाफ होगा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वो आपकी चेकिंग करेंगे, तो आपने वहाँ पे कोऑपरेट करना है। आपने ऐसा नहीं बोलना कि मैं चेकिंग नहीं कराऊंगा, तो अब की बार उसके में तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या आपको उस एग्ज़ाम से शायद बैन कर दिया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने बोला है टेक्सचर मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, और या फिर कोई भी पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, पेंसिल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैन और मोबाइल वगैरह, ईयरफोन, माइक्रोफोन, अच्छा पेजर, हेल्थ बैंड जो फिटनेस वगैरह वाले बैंड होते हैं। तो बाकी इन्होंने गूगल्स वगैरह, वॉच, रिस्ट वॉच वगैरह, एनी अदर अनफेयर, वही है भी कम्युनिकेशन वगैरह बाहर ना हो पाए, फूड वगैरह, वाटर की बोतल एक्सेट्रा, ये सब भी आपकी बैन में ही रहेंगी। अच्छा ब्रेसलेट हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, वॉच हो गया, ऑर्नामेंट जैसे कि लेडीज़ के कानों की बालियाँ होगी, मंगलसूत्र वगैरह हो गया। तो अब की बार इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, मेटालिक चीज़ें जितनी भी होती हैं। अगर आप बेल्ट लगा के जा रहे हैं तो बेल्ट भी अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। हाँ कपड़े वगैरह की अगर आप बेल्ट लगा के जा रहे हो तो वैलिड हो सकती है शायद, और बाकी इसमें इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। बेल्ट का इन्होंने लिखा हुआ तो है, कोई इसमें मटेरियल में ही आती है, वो भी हैंड बैग वगैरह, कैप वगैरह सारी इन्होंने दी हुई है। अच्छा अब इक्विवेलेंट वगैरह की जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी आपसे कि इक्विवेलेंट क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पे इन्होंने पूरी अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि 12वीं जिन बच्चों की 12वीं जो इक्विवेलेंट मानेंगे हम आर्ट्स के बराबर मानेंगे, तो उसमें इन्होंने बच्चों ने क्या किया होना चाहिए, एक तो 10वीं की होनी चाहिए विद 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट कोर्स। ITI का अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, प्लस आपको 1 साल की अप्रेंटिसिप अगर आपने की हुई है, ठीक है, और आपने 10वीं भी की हुई है और ITI की हुई है, तो मैं सिंपली बता दूँ ITI की हुई है, 1 साल की अप्रेंटिस की हुई है 10वीं के बाद, तो वो एक वैलिड रहेगा भी हाँ आप 12वीं के बराबर माने जाओगे। लेकिन आपको 12वीं का जो हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा। इसमें इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या लिखी हुई है कि अगर मान लो 10वीं की हुई है, 2 साल का ITI का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी एक वैलिड रहेगा। लेकिन 12वीं का जो उसको पेपर देना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश में से, वो मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी इक्विवेलेंट मानी जाएगी। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाँ अगर मान लो किसी ने 2 साल का 10वीं के बाद जैसे डिप्लोमा वगैरह हम करते हैं, तो अगर आपने हरियाणा स्टेट के जो HSBT होता है हमारा हरियाणा के अंदर, अगर उससे आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी आपका माना जाएगा भी ये इक्विवेलेंट 12वीं है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैट्रिक के बराबर किसने माना जाएगा, मान लो किसी बच्चे ने 8वीं पास की है, 8वीं के बाद उसने ITI का कोर्स किया हुआ है, साथ के साथ उसने 1 साल के लिए अप्रेंटिसिप की हुई है, और 10वीं का जो हिंदी या इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें से एडिशनल फार्म भर के एक एग्ज़ाम अगर उसने क्लियर किया हुआ है तो वो एक वैलिड रहेगा, 12वीं के मतलब 10वीं के बराबर माना जाएगा। और अब की बार इन्होंने एक चीज़ और लिखी है भाई, मान लो अगर किसी ने, हाँ ये तो वही हो गया भाई इक्विवेलेंट माना जाएगा उसके।
तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई डिटेल रह गई हो तो मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी आपको लगता है भी मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर करा सकूँ। इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस थे जो बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत थी। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको पूरी नोटिफिकेशन को पहले पढ़ा है और उसके बाद जो जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ अगर आपको ये फॉर्म भरवाना हो तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप करके अपना ये फॉर्म भरवा सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।